दोस्तों मेरे पास आज एक बोर्ड आया हुआ है संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स जमशेदपुर से। तो चलिए देखते हैं आज इसमें कौन सा बोर्ड है और इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों जो बोर्ड यहाँ पर आया हुआ है ये मतलब स्टीरियो बोर्ड है और इसके एक चैनल में NPN प्लस NPN यानी कि दोनों ही ट्रांजिस्टर NPN लगते हैं और ये 200 वाट का स्टीरियो बोर्ड है। तो शायद इसका ब्लैंक PCB मार्केट में मिलता होगा और इन्होंने इस PCB को ख़रीदा होगा और हो सकता है कि ये काम नहीं किया। तो दोस्तों ऐसे बोर्ड को बनाने में सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि जिस बोर्ड को आप पता नहीं, आप जानते ही नहीं कि वो चालू भी होता है या नहीं होता है। तो ऐसे बोर्ड अगर आपके पास आ जाएं जिसके बारे में आप श्योर ही नहीं कि वो चालू हुआ कि नहीं, यानी कि जो PCB आपके हाथ लगी है वो सक्सेसफुल है या नहीं, क्योंकि मार्केट में एक बार जो बोर्ड सदियों से चलते आ रहे हैं, कई सालों से जो यूज़ हो रहे हैं लगातार, उनके ख़राब होने पे आपको पता रहता है कि ये बोर्ड तो खैर वर्किंग कंडीशन में है तो इनको रिपेयर कर देंगे, चालू हो जाएगा। लेकिन अगर आपके हाथ में ऐसा कोई बोर्ड लग जाए जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है कि उसका PCB जो है, PCB लेआउट सही है कि नहीं है, वो वर्किंग में है कि नहीं है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इसका PCB डायग्राम ही कुछ गलत हो, तो ऐसे कंडीशन में बहुत चैलेंजिंग हो जाता है रिपेयरिंग। तो इसके लिए सॉल्यूशन ये है कि आपको सर्किट डायग्राम की स्टडी बहुत ही परफेक्ट होनी चाहिए। तो एम्पलीफायर वर्ल्ड के चैनल के साथ तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने बहुत हद तक सर्किट डायग्राम स्टडी कर ली है। तो इस बोर्ड को रिपेयर करने से पहले इसको चलिए हम मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर जोड़ते हैं और पावर सप्लाई से जोड़ते हैं, बशर्ते हमारा पावर सप्लाई 100 वाट सीरीज़ लैम्प के इसमें कनेक्ट रहेगा, यानी कि डायरेक्टली नहीं देना है, जो पावर देना है 100 वाट का सीरीज़ लैम्प यूज़ करते हुए देना है। अगर कोई शॉर्ट सर्किट है तो लैम्प जलेगा, बोर्ड नहीं जलेगा। अगर पैरेलल किया तो बोर्ड जलेगा, लैम्प तो जलेगा ही नहीं। दोस्तों NPN ट्रांजिस्टर के सेटअप में फ़िलहाल मेरे पास 3055 है, तो इसी की कनेक्शन हम यहाँ कर देते हैं। तो इसको चैनल 1 और चैनल 2 ऐसा मार्किंग किया है, तो सबसे पहले चैनल 1 पर हम इसके कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से है बेस कलेक्टर एमीटर। तो यहाँ पर येलो वायर मेरा बेस का है, तो बेस पर मैं जोड़ देता हूँ। फिर इसके बाद में मेरा रेड वायर जो है कलेक्टर है, ये कलेक्टर पर हमने रेड वायर जोड़ दिया और एमीटर पर ब्लैक वायर। सेम दूसरे ट्रांजिस्टर का भी ऐसे ही रहेगा, येलो वायर बेस, रेड वायर कलेक्टर और जो थर्ड है ब्लैक वायर वो एमीटर है। तो ट्रांजिस्टर कनेक्शन हो गए। पावर सप्लाई यहाँ पर देखिए मैंने जोड़ रखी है माइनस, यहाँ पर माइनस प्लस, और ये वाइट वाला वायर ग्राउंड से कनेक्ट है। और स्पीकर हम डायरेक्टली लगा देते हैं। तो स्पीकर यहाँ से आउटपुट है स्पीकर का, एक तो ये ग्राउंड से जुड़ रहा है और दूसरा वाला ये यहाँ पर है। तो इस तरीके से कनेक्शन हो गए। स्पीकर आउटपुट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए इसको पावर से जोड़ते हैं। तो दोस्तों पावर सप्लाई के लिए मैं 24024 का ये पावर ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए इसको सीरीज़ से कनेक्ट करते हैं। तो जैसे ही हम सीरीज़ से जोड़ रहे हैं, लैंप तो ग्लो नहीं कर रहा है और स्पीकर में भी कोई ऐसा DC वोल्टेज नहीं आ रहा, मतलब स्पीकर का कोन अपनी ही जगह पे है। और इसको छूने पर कोई ऑडियो सिग्नल बनता है क्या, वो देखते हैं। यहाँ पर ऑडियो सिग्नल बन रहा है। तो जब ऑडियो सिग्नल बन रहा है तो ये बोर्ड मेरे पास आया किस लिए, ज़रूर कोई प्रॉब्लम होगी। तो इसको म्यूज़िक सिग्नल देकर चेक करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही म्यूज़िक से इसे जोड़ा और नॉन कॉपीराइट सॉन्ग मैंने चलाया, तो देखते हैं अब क्या होता है। कुछ भी आवाज़ नहीं। कनेक्ट हो गया। बहुत कम, बिल्कुल आवाज़ ना के बराबर है, शायद मोबाइल से कम होगी। फुल करने पर
तो दोस्तों आप सुन ही सकते हैं, एकदम फटी हुई आवाज़ आ रही है, मतलब इस बोर्ड में काफ़ी प्रॉब्लम है, ये सर्किट काम नहीं कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले फिर हम इस बोर्ड को रिपेयर करते हैं, इस चैनल 1 को रिपेयर करते हैं। तो दोस्तों इस पर वर्क करने से पहले मैंने इसका सर्किट डायग्राम काफ़ी देर तक इसको स्टडी करके बना लिया है। तो मैं शॉर्टकट में आज आपको दिखा देता हूँ। सर्किट डायग्राम स्टडी हम नहीं करेंगे। इस तरीके से इसका सर्किट डायग्राम है। देखिए यहाँ पर दोनों 10-15 ट्रांजिस्टर है और यहाँ पर 22 के इस रेजिस्टेंस के जरिए जो इनपुट ट्रांजिस्टर है उसके बेस को ग्राउंड किया गया है। तो ये 22 के यहाँ पर ये है और 474 ये जो PF है इसके जरिए इनपुट सिग्नल आता है। तो ये रहा 474 PF। इसके बाद देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें वोल्टेज चेक करना होता है। इस पॉइंट पे ये दोनों ट्रांजिस्टर का एमीटर जहाँ कॉमन होता है ये 15 के की रेजिस्टेंस के जरिए कॉमन हो रहा है। तो देखिए पॉजिटिव सप्लाई आती है सबसे पहले यहाँ से 560 ओम की रेजिस्टेंस के बाद एक डायोड है, ये 4007, ये डायोड का नंबर है 4007। इसके बाद यहाँ पर एक फ़िल्टर कैपेसिटर है 47 माइक्रोफैराड 63 वोल्ट और उसके बाद एक 15 के रेजिस्टेंस लग के इस एमीटर पर सप्लाई आती है। तो ये जो एमीटर का ये जो जंक्शन पॉइंट है यहाँ पर 0.6 वोल्ट होना चाहिए। तो ये 0.6 वोल्ट या 0.7 वोल्ट अगर नहीं मिल रहा है तो उसके आगे का सर्किट हम देखते हैं। तो यहाँ पर 15 के ये रहा, ये 15 के ये लिखा हुआ है, शायद आप देख पा रहे होंगे या नहीं। तो दोस्तों ये रहा वो 15 के रेजिस्टेंस यहाँ पर, और ये 15 के यहाँ से इस डायोड के जरिए आता है सप्लाई। सबसे पहले ये 560 ओम के जरिए डायोड के सीरीज़ में आती है सप्लाई, फिर यहाँ से 15 के जरिए इस दोनों ट्रांजिस्टर के एमीटर पर जाती है। तो इस पॉइंट पर हमें वोल्टेज चेक करना है, यहाँ पर कितना वोल्ट आ रहा है। दोस्तों ये वोल्टेज चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हम 200 वोल्ट की रेंज पर रखते हैं और एक सिरा हम ग्राउंड से जोड़ेंगे मल्टीमीटर का, और रेजिस्टेंस के इस साइड अगर मैं देखूं तो ये 31 वोल्ट आ रहा है, यानी कि डायोड के सीरीज़ में ही है, जैसा कि हम सर्किट डायग्राम में देख रहे हैं। देखिए ये सर्किट डायग्राम में ये पॉजिटिव सप्लाई लाइन है, 560 ओम के बाद एक डायोड लगता है और उसके बाद 15 के लगती है। तो 15 के एक साइड में फुल वोल्टेज रहेगा पॉजिटिव और दूसरे साइड में हमें यहाँ पर 0.6 वोल्ट मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हम, ये रही 15 के का दूसरा साइड, तो हमें यहाँ पर देखिए 0.6 वोल्ट मिल रहा है। यहाँ 0.6 वोल्ट मिल रहा है, मतलब ये ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम चेक करेंगे इसका बायस वोल्टेज। तो बायस वोल्टेज के लिए मैं बता दूं, यहाँ पर 560 ओम के पहले में एक रेजिस्टेंस है 4.7 के, फिर सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस है 4.7 के, और ये जाती है ये 41C इसके बेस पर। तो ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर है जो कि 3055 को ड्राइव कर रहा है। तो यहाँ पर यानी कि एक्चुअली यहाँ तो 5200 लगा हुआ है सर्किट में। तो इस ट्रांजिस्टर को ड्राइव करने के लिए ये रेजिस्टेंस के सीरीज़ में इस तरीके से वोल्टेज आती है। और यहाँ पर ये है बूटस्ट्रैप 47 माइक्रोफैराड 63 वोल्ट का कैपेसिटर, जो कि स्पीकर लाइन से जुड़ा रहता है, उसका नेगेटिव सिरा। तो अभी हमें वोल्टेज देखना है, इस पॉइंट पर फुल वोल्टेज मिलेगा हमें, पूरा पॉजिटिव सप्लाई। नेक्स्ट यहाँ कम मिलेगा और यहाँ पर हमें 0.7 वोल्ट, यानी कि इस ट्रांजिस्टर के बेस पे, ड्राइवर ट्रांजिस्टर के बेस पर जो पॉजिटिव साइड में है। तो दोस्तों जो यहाँ पर जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर है पॉजिटिव साइड वाला, ये रहा, ये है ये 47, क्योंकि ये पॉजिटिव सप्लाई इधर ही आ रही है डायोड से। तो एक सिरा हम ग्राउंड पर रखेंगे और इस ड्राइवर ट्रांजिस्टर के देखिए कलेक्टर पर हमें फुल वोल्टेज मिलेगा। और इस ड्राइवर ट्रांजिस्टर के अगर बेस पर वोल्टेज मैं देखूं तो मुझे 0.2, यानी कि बहुत कम है, ना के बराबर 0.2 वोल्ट मिल रहा है, यानी कि यहीं पे कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कुछ लूज जैसा लग रहा है। देखिए यहाँ पर अभी 33 है, लेकिन इसको मैं दबा रहा हूँ, कुछ लूज हो रहा है। तो देखिए 0.6 वोल्ट आ रहा है। इस रेजिस्टेंस से फुल वोल्टेज आएगा, यहाँ से फिर ये इस तरीके से सीरीज़ में हो रही है और ये कैपेसिटर है हमारा बूटस्ट्रैप वाला। तो यहाँ पर फुल वोल्टेज आ रहा है
सही है। उसके बाद यहाँ पर वोल्टेज आ रही है 33 वोल्ट, सही है इस कैपेसिटर के लिए। उसके बाद ये रेजिस्टेंस के जरिए इस साइड में वोल्टेज आ रही है। तो ये देखिए 33 वोल्ट आ रहा है, लेकिन जैसे मैं इसको लीड को अगर दबा रहा हूँ तो यहाँ पर 0.7 वोल्ट हो जा रहा है। मतलब देखिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस जो है कुछ लूज़ है, तो इस वजह से कुछ बात नहीं बन रही। तो इसको दोबारा सोल्डर कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको मैंने मार्क किया है। यहाँ पर देखिए ये सोल्डरिंग ड्राई है, यहाँ प्रॉपर तरीके से सोल्डरिंग नहीं है। ये देखिए ये पिन अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये देखिए ये लूज़ है, ये सोल्डर ही नहीं हुआ है प्रॉपर तरीके से, तो इस वजह से बायस वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से फ्लक्स लगा के सोल्डर करेंगे। हो सकता है इन्होंने जो रेजिस्टेंस यूज़ किए हैं, मतलब कि जो कंपोनेंट परचेस किए हैं, तो वो बहुत पुराने कंपोनेंट होंगे और उनके लेग्स जो है ऑक्सीडाइज हो गए हैं, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों अभी साउंड काफ़ी कम आ रही है। तो दोस्तों अभी साउंड इसमें बिल्कुल भी क्लियर नहीं हुई है, तो देखते हैं और क्या इशू है। सबसे पहले हमें ड्राइवर ट्रांजिस्टर के बेस पर बायस वोल्टेज देख लेना है। तो दोस्तों मल्टीमीटर का एक सिरा हम ग्राउंड पर रखेंगे और दूसरे सिरे से पहले तो हमें जो ये पॉजिटिव साइड वाला जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर है इसके बेस पर वोल्टेज देखनी है, जो कि 0.5 वोल्ट है। 0.5 या 0.6 ठीक है, इतना भी एक्सेप्टेबल है। 0.7 इज़ द स्टैंडर्ड, लेकिन उससे कम भी रहता है, 0.5 से चलता है। और दूसरे इसमें देखते हैं तो यहाँ पर देखिए -0.6 है और इस साइड में प्लस में 0.5 है। तो इसका जो बायस है हल्का सा स्लाइटली थोड़ा सा डिस्टर्ब है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से बायस वोल्टेज तो ठीक हो चुका है, लेकिन अभी और क्या इशू है वो हम देखते हैं। तो दोस्तों फिर से एक बार मैं सर्किट डायग्राम की स्टडी करने लगा। तो यहाँ देखिए एक जब भी आवाज़ दबी हुई आती है तो उसका एक रीज़न ये होता है कि आपके जो पीएफ होते हैं वो कुछ उसकी वैल्यू चेंज हो गई हो। तो एक स्टैंडर्ड होता है जो हमारा ये, यानी कि जो फर्स्ट ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट निकलता है जो सेकंड ट्रांजिस्टर में जाता है। यहाँ पर एक हैवी ट्रांजिस्टर होता है, तो ये मीडियम पावर का ट्रांजिस्टर है 41C। तो इसके बेस और कलेक्टर के बीच में यहाँ 100 पीएफ लगा हुआ है, मतलब एक 100 पीएफ लगता है। 100 से लेके 470 पीएफ के बीच में लगाया जाता है। तो जनरली स्टैंडर्ड यहाँ पर 100 पीएफ लगाते हैं। और जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर होते हैं उसके बेस टू कलेक्टर के बीच में भी 470 पीएफ या 680 पीएफ लगा होता है। तो यहाँ पर देखिए 102 लगा हुआ है इसके ड्राइंग में। और यहाँ पर ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है, ये मैंने जब बोर्ड को काफ़ी क्लोजली देखा तो ये 100 पीएफ नहीं था, केवल इसके ऊपर 100 लिखा है। तो देखिए यहाँ पर ये है वो कैपेसिटर, तो यहाँ 100N लिखा हुआ है। तो उन्होंने जो बोर्ड बनाया तो उन्होंने केवल 100 देख लिया और N की ओर, N का मतलब वो शायद नहीं जानते होंगे। तो 100 का मतलब है यहाँ 100 पीएफ यूज़ करना है, लेकिन आपने 100 नैनो फैराड यूज़ किया है। तो 100 नैनो फैराड मतलब होता है 104। तो बहुत सारे कैपेसिटर में देखिए यहाँ पर ये जो है यहाँ 104 लिखा हुआ है इस कैपेसिटर पर, यहाँ 104 है और इसके ऊपर 100N लिखा हुआ है। तो 100N और 104 ये एक ही बात है। 100 नैनो फैराड मतलब 0.1 UF या 104, और ये 104 मतलब वही 0.1 UF या 100 नैनो फैराड। तो यहाँ पर ये कैपेसिटर 100 नैनो फैराड लग गया है, जबकि यहाँ पर 100 पीएफ लगना चाहिए। तो हम इस कैपेसिटर को रिप्लेस करेंगे। तो दोस्तों ये 100 नैनो फैराड को हमने निकाल के 100 पीएफ लगाएंगे। तो 100 पीएफ जो होता है उसका कोड होता है 101। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, ओह कहाँ चला गया, ये रहा मेरे पास एक ओल्ड कैपेसिटर, बड़ी मुश्किल से मिला है। तो देखिए इसके ऊपर कोड है 101 1 KB 101K। तो यहाँ पर
के उसका टॉलरेंस इंडिकेट करता है और यहाँ पर उसका वोल्टेज है 1 kV। तो यहाँ पर इतने हैवी वोल्टेज की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल सिरेमिक वाला भी लगा सकते हैं, लेकिन वो अभी अवेलेबल नहीं था तो मैंने ये कोई पुराने पावर सप्लाई में से निकाल के मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो 101 की 100 की जगह हमें यहाँ पर 101 कोड वाला लगाना है। ये हो गया है। 101 से मतलब ये होता है कि 10 और लास्ट का 1 जो है जो 0 इंडिकेट करता है। तो चलिए यहाँ पे सोल्डिंग कर देते हैं। तो दोस्तों ये कैपेसिटर लगाने के बाद चलिए हम इसका वॉल्यूम अप करते हैं। तो दोस्तों अभी तो वॉइस क्लियर हो चुकी है, ट्रेबल भी अच्छी आ रही है। एक्चुअली ये कैपेसिटर लग जाने से यहाँ पर अगर हाइयर वैल्यू का कैपेसिटर लग जाता है तो वो पूरा वॉइस को दबा देता है, केवल लो फ्रीक्वेंसी को आगे जाने देता है। इसीलिए ये कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसके बाद एक प्रॉब्लम मैं ऑब्जर्व कर रहा था इस बोर्ड में। इस बोर्ड में उतना प्रेशर नहीं आ रहा है। हालांकि अभी रात के 10 मेरे ख्याल है कितना समय हो रहा है, मेरे ख्याल रात के भी 10:15 हो चुके हैं, तो ज़्यादा वॉइस खोलना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल होगा। तो हम क्या करते हैं, मैं आपको दिखाने के लिए जो स्पीकर आउटपुट है अगर मैं शॉर्ट करता हूँ उसके बाद में सिग्नल जैसे इसमें फीड होगा तो हमारा सीरीज़ लैम्प अकॉर्डिंग टू सिग्नल कम ज़्यादा जलना चाहिए, यानी कि लोड लेना चाहिए। तो चलिए स्पीकर वायर मैं शॉर्ट कर देता हूँ। तो स्पीकर वायर शॉर्ट करने के लिए ये तार को लिया और ये मैं इसके साथ में चिपका दिया। तो इस तरीके से शॉर्ट हो गया। और जब मैं इसमें म्यूज़िक चला रहा हूँ तो देखिए लैम्प मेरा कुछ भी ग्लो नहीं हो रहा है। लैम्प क्यों नहीं ग्लो हो रहा है? तो दोस्तों जबकि म्यूज़िक चल रहा है, देखिए यहाँ पर और जैसे मैं इसको शॉर्ट करता हूँ तो यहाँ पर लैम्प हमारा बहुत कम, बिल्कुल फुल जलना चाहिए लेकिन इतना ही जल रहा है, बहुत कम। शॉर्ट सर्किट में मतलब ये लोड नहीं ले रहा है, मतलब इसमें अभी भी कुछ प्रॉब्लम है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको भी मैं ऑब्ज़र्व किया तो देखा कि ये जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर है शॉर्ट सर्किट करने के बाद ड्राइवर ट्रांजिस्टर हीट हो रहे हैं, जबकि आउटपुट ट्रांजिस्टर हीट नहीं हो रहा था और लैम्प भी पूरा फुल ग्लो नहीं हो रहा था। फिर और भी क्लोजली जब मैंने सर्किट को ऑब्जर्व किया तो यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस का फ़र्क नज़र आया। यहाँ पर 22E लिखा हुआ है, देखिए यहाँ 22E लिखा हुआ है, ये देखिए ये 22E का मतलब होता है 22 ओम, जबकि यहाँ पर लगना है 0.22 या 0.33 या 0.47। तो ये रेजिस्टेंस भी गलत लगी हुई है, यानी कि 22 ओम की वजह से क्या हो रहा है कि सारा जो वोल्टेज है यहीं पे ड्रॉप हो रहा है, स्पीकर तक उतना करंट पहुँच नहीं पा रहा है। इस वजह से सारा लोड आता है ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर के ऊपर, क्योंकि मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर के एमीटर से ही आउट होता है। तो मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर के एमीटर पर 22 ओम का लोड हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो गया, यानी कि मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर पर कोई लोड नहीं आएगा, सारा लोड ये ड्राइवर पे आएगा, इसीलिए हीट हो रहे थे। तो इसीलिए यहाँ पर जो 22 ओम है इसको हम हटाकर 0.22 ओम या 0.47 ओम करेंगे। तो अक्सर जो रेजिस्टेंस आती है जिसके ऊपर 22E लिखा है, मतलब वो 22 ओम हो गई। अगर आपको 0.22 ओम चाहिए तो E22 लिखा होना चाहिए। तो आप ध्यान रखिए, पहले E रहेगा उसके बाद 22 रहेगा, तो इसका मतलब होगा 22 ओम, सॉरी इसका मतलब होगा 0.22 ओम, 0.22 ओम। तो यहाँ पर ये हो गया है उल्टा, यहाँ हो गया है 22 ओम लेकिन चाहिए 0.22 ओम। तो हम रिप्लेस करते हैं 0.33, जो भी अवेलेबल है मेरे पास में उससे रिप्लेस करता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 0.33 ओम है। तो 0.33 में देखिए ई पहले है, उसके बाद में 33 है। लेकिन इस बोर्ड में अगर आप देखेंगे
तो ई बाद में है, 22 पहले है और ई बाद में है। तो 22 ओहम और ई 22 मतलब 0.22। तो मेरे ख्याल है इसमें कन्फ्यूज़न दूर हो जानी चाहिए। तो चलिए इस दोनों को निकाल देते हैं और दूसरा लगा देते हैं। दोस्तों अगर आपको ये रेजिस्टेंस के बारे में कन्फ्यूज़न हो तो आप कंटिन्यूटी लेकर चेक कर सकते हैं। तो मीटर को कंटिन्यूटी पे रखना है और जो भी आपकी रेजिस्टेंस है, अगर वो जैसे ये E33 है यानी कि 0.33 ओम, तो ये जो है कंटिन्यूटी दिखाएगा, मीटर में कंटिन्यूस बी पाएगी और रेजिस्टेंस 0 रहेगा। देखिए यहाँ रेजिस्टेंस 1 ओम या 0 ओम दिखाएगा। लेकिन अगर मैं 22 ओम की अगर मैं बात करूँ तो 22 ओम को अगर हम चेक करते हैं, जैसे ये 22 ओम है, इसको हम चेक करेंगे तो मीटर पर हमें 22 दिखाई देगा या उसी के आसपास दिखाई देगा। तो यहाँ पर 23 दिखाई दे रहा है, 23। तो देखिए ये 22 ओम है, इसीलिए इसकी रीडिंग यहाँ पर हमें कंटिन्यूटी मिल रही है। तो हमें ऐसी रेजिस्टेंस लगानी होती है जिसका रेजिस्टेंस बिल्कुल यहाँ पर ये कंटिन्यूटी मीटर में आपको 0 दिखाई देगा, 0 या 1, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस निकालने के बाद यहाँ पिक्चर क्लियर हो गई कि गलती क्यों हुई है। एक्चुअली पीसीबी पर ही मिस्टेक लिखा हुआ है 22E। तो बंदा करेगा क्या, 22E का मतलब 22E लेके आ गया, यानी कि उसने जो दुकानदार से मांगा दुकानदार ने वही दिया। तो ये जो गलती है ये पीसीबी मैन्युफैक्चरर की है, पीसीबी जो बना रहे हैं उनकी गलती है। तो उनको ये गलती सुधार लेनी चाहिए। भाई साहब आप लोगों की वजह से बहुत लोगों का नुकसान होता है। तो जो भी पीसीबी इस टाइप की होती है उनको अपनी गलतियां को ठीक कर लेना चाहिए, ये नहीं, या फिर अगर इस टाइप की कोई मिस्टेक है तो उसके साथ कोई एक लिस्ट दे देनी चाहिए कि ये मिस्टेक है, आप उसको ठीक करके लगा लीजिए। लेकिन क्या करें, आजकल तो सामान बेचने से मतलब होता है, भले सामान में क्वालिटी हो चाहे ना हो, या उससे वो वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो खैर जाने देते हैं। तो यहाँ पर लग चुके हैं 0.335 वाट, इनको सोल्डर कर देते हैं। तो दोस्तों अभी रेजिस्टेंस बनने के बाद हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करेंगे। तो देखिए स्पीकर का वायर मैंने निकाल दिया है। अब जैसे यहाँ शॉर्ट करता हूँ, देखिए लाइट अब पूरा ग्लो होगा, देखिए पूरा फुल ग्लो हो रहा है। और जबकि मैंने साउंड कोई ख़ास ज़्यादा खोला नहीं है, बहुत ही कम साउंड है, ये देखिए। और जैसे ही टच करता हूँ देखिए पूरा ग्लो होने लग रहा है। यहाँ पर देखिए, यानी कि अब ये पूरा कम्प्लीटली लोड ले रहा है। और इस कंडीशन में इसे ज़्यादा वॉल्यूम पर अब बजाएंगे तो ये बिल्कुल जो उतना लोड लेना चाहिए, अगर ये 100 वाट का है तो 100 वाट का लैंप तो जलना ही चाहिए, शॉर्ट सर्किट में पूरा फुल ग्लो होना चाहिए। तो इस तरीके से अब ये बोर्ड ठीक हो चुका है। साउंड इसका आउटपुट मैं टेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन क्या है कि अभी रात का समय है तो बहुत मुश्किल है। और रही बात अब दूसरे चैनल की, दूसरा चैनल भी ज़्यादा कोई ख़ास नहीं होगा। यहाँ पर भी देखिए वो यही कैपेसिटर हमें रिप्लेस करना है, ये 100 PF है, तो यहाँ पर 100 नैनो फैराड लगा है, इसको हटा देंगे। और बायस वोल्टेज हम देख लेंगे। सबसे पहले तो हमें यहाँ 15K पर देखना है। यहाँ मिलने के बाद में ये दोनों ड्राइवर ट्रांजिस्टर के बेस पर हमें बायस वोल्टेज देख लेना है। ये प्लस साइड में प्लस 0.6 आएगा, माइनस साइड में माइनस 0.6 वोल्ट के करीब आएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ देखने को मिला होगा कि DIY प्रोजेक्ट जो कि इस तरीके की PCB मार्केट में मिलती हैं उनमें भी कितनी मिस्टेक्स होती हैं और उसकी वजह से बहुत लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। तो ठीक है, एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल के साथ बने रहिए। और आप भी इस तरीके की अगर समस्या का सामना कर रहे हैं, आपके पास कोई ऐसा बोर्ड है जो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है कहीं पर भी, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप नंबर पर। व्हाट्सअप नंबर मैं आपको दे देता हूं, आप इस नंबर पर मुझसे बोर्ड का फ़ोटो उसके बारे में बात कर सकते हैं। और रही बात रिपेयरिंग टाइम की, तो देखिए दोस्तों मेरे पास समय नहीं होता क्योंकि मेरा कोई शॉप नहीं है। रिपेयरिंग का मेरे पास बहुत कम समय होता है, तो केवल संडे के दिन वर्क होता है। तो इस वजह से आपको हो सकता है काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ जाए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।